हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा जो फोर्थ आज अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें पुस्तकें और कब्रें। तो ये चैप्टर है, इसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारी किताबें पुस्तकें हैं, जो पुरानी पुरानी किताबें हैं और जो कब्रें हैं, जो उनसे हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वो हमें क्या बताती हैं। तो देखते हैं। पहली हेडिंग इसमें देखो, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो आइए देखते हैं इसमें। देखो, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। इसमें जो देखो, जो ऋग्वेद की रचना वो उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद की रचना है वो आज से 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। जो ऋग्वेद में क्या है, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की प्रस्तुति में रचे गए हैं। मतलब जो देवी देवताएं हैं उनकी आराधना की गई है इसमें। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। जो 3 देवता कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। सोम क्या है? जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, वो एक पौधा है। आगे देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। मतलब उस समय पर जो अध्यापक होते थे, जो आचार्य थे, वो अपने विद्यार्थी को या अपने शिष्य को वो लिखवाते नहीं थे, वो उन्हें याद कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं को की रचनाओं ने सॉरी कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। इसमें क्या बताया गया है? जो हमारी भाषाएं थी, प्राकृतिक भाषा, जो संस्कृत भाषा थी, वो आज की जो संस्कृत भाषा है उससे थोड़ी भिन्न थी, अलग थी। आगे देखते हैं। देखो, संस्कृत और अन्य भाषाएं। जो संस्कृत थी और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत और जो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो यूरोपीय भाषा का हिस्सा कौन सी? संस्कृत। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द ऐसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। मतलब इसमें ये समझाया गया है कि जो ये भाषा हैं क्या है, ये यूरोपीय भाषाएं सारी की सारी। अगर हम इनके शब्दों को देखें तो लगता है कि एक ही शब्द से बने हुए हैं। जैसे संस्कृत में मातृ है और हिंदी में माँ है और अंग्रेजी में क्या है? मदर है। क्या तुम इन्हें क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है?
उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो ये थोड़ा सा भाषा के बारे में दे रखा कि कौन कौन सी भाषा किससे जुड़ी है, कौन सी भाषा है। चलो आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ती हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो ऋग्वेद है जो सबसे पुराना तो है, परंतु क्या है इसे जो लिखा गया, पहले मैंने आपको बताया पहले क्या करते थे, जो ऋषि मुनि थे अपने शिष्य को अपने पास बैठाकर और उन्हें शिक्षा देते थे, परंतु वो लिखते नहीं थे। जैसे हम आज कॉपी पेनों पर लिखते हैं, उस टाइम पर लिखते नहीं थे, वो कंठस्थ याद कराते थे। और जो इनका लिखने का काम कब हुआ है, वो बाद में हुआ है, लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, जो इतिहासकार है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब क्या है, वो जो इतिहासकार हैं वो क्या है, जो लिखित जो प्रमाण मिले हैं, जो भौतिक अवशेष जैसे हमें कुछ दबे और गड़े प्रमाण मिले हैं, पुरानी वस्तु मिली हैं, उसके अलावा जो लिखित भी स्रोत मिले हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इसमें क्या बताया गया है, एक तो विश्वामित्र जो ऋषि हैं और व्यास और सतलुज जो दो नदियां, इनके बीच में क्या है, संवाद बताया गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये देखते हैं जो चित्र आपको ये साइड में देख रहा होगा, तो ये क्या है, एक जो ऋग्वेद है उसकी जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि मैंने आपको बताया कि नहीं कहते, जो हाथ से लिखी जाती थी, जो पांडुलिपि उसका एक पेज है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये कहाँ पाई गई है, ये कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 साल ये वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इनके उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब ये कहाँ सुरक्षित है, ये पुणे के एक संग्रहालय में या म्यूजियम में क्या है, सुरक्षित है, सॉरी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। आगे देखो एक थोड़ा सा पहरा दे रखा, विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये थोड़ा सा संवाद बताया गया है इसमें, जो विश्वामित्र और नदियों के बीच है, इससे आप पढ़ लेना। बाकी आगे देखते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी जो हमारे पालतू पशु हैं, वो घोड़े और रथ, आइए देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी।
अब इसमें ये बताया गया है कि जो उस टाइम पर लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जाती थी। आज के समय में ऐसा नहीं है, उस समय पर क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट लड़ाई होती थी, अलग से लड़ाई होती थी। उस टाइम पे क्या था, ज़मीन पर भी लड़ाई होती थी, जो पालतू पशु हैं उनके लिए लड़ाइयाँ होती थी, और जो इंसानों के लिए भी जो बंदी बनाए जाते थे उन्हें क्या है, गुलाम बनाया जाता था। आगे देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। क्या है, जो आहुति के रूप में कौन कौन से वस्तु उपयोग होती थी, घी, अनाज और कभी कभी क्या है, जानवर, और कहीं कहीं पर हमें इंसानों को भी देखने को मिला है। आगे देखते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब इसमें कौन चुना जाता था, जो मुखिया होता था वो किसे चुनते थे, जो बहादुर हो और कुशल भी हो। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब जो लोगों की जो विशेषता बताते थे उन शब्दों को देखेंगे। देखो, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। क्या है, जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे वो कौन कहलाते थे, ब्राह्मण या पुरोहित। और दूसरे लोग कौन थे, जो क्षत्रिय थे, वो राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महिलाओं में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासन नहीं बन जाता था, शासक। अब क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास में, इसमें ऋग्वेद में ऐसा नहीं दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि ये एक तरीके से कबीले में रहते थे। न इनके पास बड़ी सेना थी और न इनके पास बड़ी बड़ी क्या है, जो राजधानी थी, बहुत बड़ा एक क्षेत्र था। न ही महिलाओं में रहते थे जैसे राजा रहते हैं। ये क्या है, एक तरीके से जो जैसे कबीले में रहते थे ऐसे रहते हैं। और इनके बाद इनका जो पुत्र है वो भी राजा नहीं बनता था, जो कुशल होता था वो ही राजा बनता था। आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन। जन मतलब जो समुदाय थे, जो लोग थे, उनके लिए जन उपयोग होता था शब्द, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जैसे हमें राष्ट्रगान में होता है जनगण मन, तो वही जन है। दूसरा था विश, जिससे वैसे शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 और में विस्तार से पढ़ोगे। विश का मतलब होता है विश और एक तरीके से छोटा सा राज्य। विश होता था, जनपद होते थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश भरत जन या विश यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये थोड़े से जो जन थे, जो समुदाय थे, उनके उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आर्य थे वो कौन थे। जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे।
मध्य एशिया से सुनते हैं, जो ज़्यादातर जो इतिहासकार मानते हैं वो मध्य एशिया से आए थे। और दस्यु किन्हें कहा गया है? दस्यु या अनार्य। दस्यु या अनार्य उन लोगों को कहा जाता था जो भारत के मूल निवासी थे, उन्हें ही यहाँ पर गुलाम कहा गया है। आगे देखते हैं, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब अन्य जो उपमहाद्वीप है, महाद्वीप है, या अन्य जगहों पर क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। इसमें क्या दे रखा है कि जो यहाँ पर तो क्या है, जो हमारे साधु संत है या जो पुरोहित हैं, वो वेदों की रचना कर रहे हैं, और दूसरे देशों में, उपमहाद्वीपों में क्या चल रहा है अभी, वहाँ पर अभी पाषाण काल ही चल रहा है। आइए देखते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, जो पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल जो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी थे। ये महापाषाण क्या है? जो बड़े बड़े पत्थरों को समाधि पर ढक दिया जाता था उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो ये देखो, एक चित्र दिखा रखा है यहाँ पर कब्र का, इसे पढ़ लें। देखो, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सारे जो काम किए जाते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिनमें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। जो काले जो मिट्टी के बर्तन थे, काले और लाल, ब्लैक एंड रेड फेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जो इनके साथ क्या क्या दफनाए गए थे, जैसे पत्थर, सोने के जो गहने हैं, घोड़े के कंकाल है, हथियार हैं, ये सब कुछ क्या थे उस समय पर कब्रों के साथ दफनाए जाते थे। अब क्यों दफनाए जाते थे, देखो इसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं। जैसे वो लोग सोचते थे कि मरने के बाद ये जहाँ जाएंगे इन्हें शायद इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो उन्हें रखते थे। ये थोड़े से उनके बारे में जो कब्रों से मिले ये हथियार हैं, ये सारा कुछ क्या है उन कब्रों से प्राप्त हुआ हमें। नेक्स्ट हेडिंग क्या देखते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब देखो, जो सामाजिक असमानता थी उनके बारे में, जो सामाजिक जीवन कैसा था उन लोगों का, उनके बारे में देखेंगे। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। क्या मानते थे कि शायद इन्हीं की वस्तु थी, तो लोग ऐसा मानते थे कि इन्हें इनके साथ रख दें और ये चले जाएंगे, इनके साथ ही जहाँ ये इंसान जाता मरने के बाद वहीं चले जाएंगे। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजें, ये देखेंगे अभी हम। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। इसमें क्या बताया गया, सामाजिक जो भिन्नता बताई गई है कि कुछ अमीर थे, कुछ गरीब लोग थे, ये सामाजिक भिन्नताएं थी। कुछ राजा भी थे और कुछ उनके अनुयायी। आगे देखते हैं, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी?
आइए देखते हैं इसमें। देखो, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब इसमें क्या जो कि देखो, एक चित्र जो ऊपर बनाया गया था, तो जो ये अभी इसमें बताया गया पोर्ट हॉल, तो इस पोर्ट हॉल क्या है कि एक कब्र बना दी बड़ी सी। तो उसमें क्या है, जैसे कोई मर गया, मरने के बाद उसे उस कब्र में दफना दिया। अब क्या है, कोई दूसरा इंसान मरा उसी परिवार का, तो उसे भी उसी कब्र में उस हॉल के जरिए दफना दिया जाता था। ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहती थी। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इस एक इनाम गांव एक स्थान है, तो उसमें एक व्यक्ति की कब्र मिली है, उसके बारे में देखते हैं। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजें। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिसका सिर ऊपर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो इनका सिर कहाँ रहता था? उत्तर की तरफ होता था। कई बार आगे देखते हैं। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे, और उनके साथ क्या क्या है, बर्तन भी दफनाए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। अब क्या है, इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो क्या है, पूरे गांव में सबसे बड़ा मकान था, गांव के बीच में था, और उसे क्या है, एक पेटीनुमा आकार में क्या है, एक वस्तु में दफनाया गया था, और उसके पैर पैर क्या थे, मुड़े हुए थे। ये शायद कोई विशिष्ट व्यक्ति ही रहा होगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? और जो कंकालों का हम अध्ययन करते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। मतलब एक लड़की और एक लड़का हो, बच्चा हो, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पहचान सकते। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब क्या है, देखो, जो हमें कंकाल मिले, अगर उसके साथ कुछ हथियार मिले तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, किसी पुरुष का होगा। अगर उसके साथ कुछ आभूषण मिले हैं तो हम मान लेते हैं किसी स्त्री का है। परंतु क्या है, उस समय पर जो पुरुष थे वो भी आभूषण पहनते थे। तो ये क्या है, जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनके सामने क्या है, एक समस्या है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी अस्थियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। अब क्या है, जो उनका जो कूल्हा होता है वो क्या है, बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। 360। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत अस्थियां
अस्थियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ये थोड़ा सा हड्डियों का जो अध्ययन है उसके बाद जो कंकाल है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे, जो इनाम गांव से जो कंकाल मिला है ऊपर हमने पढ़ा था। अब देखते हैं इनाम गांव के जो लोग थे वो काम धंधा क्या करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो इन सभी जानवरों की क्या है, हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। जो फल थे वो क्या है, इकट्ठे किए जाते थे। कुछ अन्य भी दे रखा है इसमें, और बाकी इसके बाद हमारा जो क्या है चैप्टर समाप्त हो जाता है। चलो एक बार अन्य पर भी नज़र डाल देते हैं हम। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। जो एक चीन की जो दे रखी है यहाँ पर, ये एक 3500 साल पुरानी एक कला है। यह जानवरों की हड्डियां पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बनाती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होगा? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। क्या है वो, उस समय पर लोहे का भी इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। जैसे हड़प्पा में भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ऐसे ये भी क्या है, लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।